तो दोस्तों चलिए चलते हैं और देख लेते हैं साइंस की पहली न्यूज़ को, जो कि पार्टिकुलरली रिलेट करती है CO2 की मात्रा यदि हमारे वातावरण में बढ़ते जाती है तो इससे क्या होगा। सैटेलाइट जो हम भेज पा रहे हैं उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा आने वाले टाइम पीरियड में, क्योंकि यदि CO2 की मात्रा बढ़ती है तो ये वाला जो आप थर्मोस्फीयर वाला एरिया देख रहे हैं इसमें सैटेलाइट और पुराना जो कबाड़ है उसकी मात्रा बढ़ते जाएगी। अब नया सैटेलाइट भेजने के लिए हमारे पास जगह नहीं बचेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़ते जा रही है और हवा की मात्रा कम होते जा रही। यदि यहाँ पर हवा रहती तो हवा के चलते चलते क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। सैटेलाइट है वो नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ मतलब हमारे वातावरण में पृथ्वी की तरफ वापस आने लगते हैं। इतनी स्पीड में आते हैं कि रास्ते में ही जल करके राख हो जाते हैं। इससे जगह खाली हो जाती है और हम फिर सैटेलाइट को भेज पाते हैं। ठीक, तो जब अपर एटमॉस्फेयर सिकुड़ेगा तो हवा का सैटेलाइट और स्पेस डेब्रिस पर लगने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। आमतौर पर देखा जाए जब एक सैटेलाइट या कबाड़, स्पेस डेब्रिस बोलते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में होता है तो हवा के मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर डालते हैं। ये फ्रिक्शन सैटेलाइट की रफ्तार धीमी करता है और धीरे धीरे उसे अर्थ की तरफ खींच लेता है, जिससे वो एटमॉस्फेयर में जल करके ख़त्म हो जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर यदि पतला हो जाए, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ये फ्रिक्शन या हवा का जो घसीट है उसको कम कर देगा। इस वजह से सैटेलाइट और स्पेस डेब्रिस ज़्यादा लंबे समय ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। रिजल्ट क्या होगा, ऑर्बिट में पुराना कबाड़ जमा होते रहेगा जो नए सैटेलाइट के लिए जगह कम करेगा और टकराने का खतरा बढ़ सकता है। इस प्रकार से ये साइंस की न्यूज़ आई है। पार्टिकुलरली बताया जा रहा है कि CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा। ये रिसर्च बताती है कि अगर इंसान द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ते जाती है तो हवा में सैटेलाइट के लिए जगह 2100 तक 66% कम हो जाएगी। ये कैसे होता है, जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते जाती हैं तो धरती का अपर एटमॉस्फेयर कम होते जाता, सिकुड़ते जाता। मीसोस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मीसोस्फेयर और उसके ऊपर वाला जो थर्मोस्फेयर है ना, उसकी चर्चा यहाँ हो रही। इस वजह से जो ड्रैग है, मतलब हवा जो उनको खींच रही है, वो कम हो जाएगा, जो स्पेस डेब्रिस या फिर कबाड़ को ज़्यादा देर तक ऑर्बिट में बनाए रखता है। अगर ऑर्बिट में पुराने टुकड़े और नए सैटेलाइट बढ़ते गए तो जगह ही नहीं बचेगी और नए सैटेलाइट हम भेज नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। तो इस रिसर्च में क्या बोला जाता है, MIT के डॉक्टर विलियम पार्केर और उनकी टीम ने ये मॉडल बनाया और प्रिडिक्ट किया है कि अगर एमिशन बहुत ज़्यादा होगा तो सैटेलाइट की जगह 50 से 66% तक कम हो जाएगी। सन 2000 के कंपैरिजन में 2100 तक 25 से 45 मिलियन सैटेलाइट तक ही ऑर्बिट में सेफली रखना पॉसिबल हो पाएगा। अगर CO2 एमिशन कम की जाए तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं लाती हैं बल्कि स्पेस के फ्यूचर को भी इफ़ेक्ट डाल रही हैं। अगर एमिशन कम नहीं हुआ तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और स्पेस डेब्रिस का प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो हमें क्लीन एनर्जी और एमिशन कंट्रोल पर ध्यान देना होगा ताकि स्पेस एमिशन भी सेफ तरीके से हो सके। साइंस की अगली वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये चिकनगुनिया बीमारी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए एक स्टडी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है HIV की दवा है इफाविरेंज चिकनगुनिया के इलाज के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस प्रकार से ये दिखती है, इसका पिक्चर हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाली दवाई है। बोला जा रहा है ये HIV में यूज़ करते हैं हम, लेकिन यदि आप इसको चिकनगुनिया के मरीजों को भी देंगे ना तो वो लोग भी ठीक हो सकते हैं। एक नया अध्ययन के मुताबिक HIV मतलब एड्स के इलाज में यूज़ होने वाली एक दवा है इफाविरेंज।
चिकनगुनिया वायरस के खिलाफ भी काम कर सकती है। अभी हाल फिलहाल में एक स्टडी आई जिसमें बताया जा रहा है अब तक चिकनगुनिया का कोई अप्रूव्ड एंटीवायरल इलाज नहीं है, सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं। जैसे कि हाथ पैर दर्द हो रहा है तो अलग दवा दे दो, बुखार है तो अलग दवा दे दो। आईआईटी रुड़की के रिसर्चर ने ईफाविरेंज दवा को सेल लाइन और चूहों पर टेस्ट किया था। ठीक है, क्या रिजल्ट आया? सेल लाइन्स में ईफाविरेंज ने 99% तक वायरस की रिप्लिकेशन रोक दी, मतलब वायरस के बढ़ने की गति को रोका है। चूहों में हम क्यों करे हैं? चूहों में करे थे इस दवा से वायरस की जो संख्या है, वायरल लोड काफ़ी कम हो गई थी। अब हम बात करते हैं ये जो दवाई है कैसे करके काम करेगी। चिकनगुनिया वायरस शरीर के लीवर सेल्स, जिसको हेप्टोसाइट्स बोलते हैं, इनको नुकसान पहुंचाता है। रिसर्चर लोगों ने ह्यूमन लीवर सेल्स पर भी ईफाविरेंज का टेस्ट किया और देखा कि ये वायरस की बढ़ती संख्या को रोक सकता है। जब चूहों में ईफाविरेंज दवा का यूज़ किया गया तो वायरल लोड कम हो गया, लेकिन पैरों में सूजन थोड़ी बढ़ गई थी। ये सूजन इस दवा के प्रो इन्फ्लेमेटरी, मतलब सूजन बढ़ाने वाले इफेक्ट की वजह से भी हो सकती है, लेकिन वायरस की गिनती फिर भी कम हो गई थी, इसलिए ये दवाई हमारे काम आ सकती है। एक मज़ेदार ऑब्जर्वेशन ये किया गया, एक HIV पॉजिटिव पेशेंट जो चिकनगुनिया से भी संक्रमित पाया गया, उसका इलाज एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, मतलब जिनमें ईफाविरेंज भी शामिल था, से हो रहा था। उसकी हालात सुधर गई, जो इस दवा की चिकनगुनिया के खिलाफ काम करने की संभावनाएं पैदा करता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस दवाई को लेकर के। ईफाविरेंज पे आगे और रिसर्च और ह्यूमन ट्रायल्स की ज़रूरत है ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये दवा सेफली और इफेक्टिवली चिकनगुनिया का इलाज में उपयोगी साबित हो सकती है। अगर सफल रही तो चिकनगुनिया के इलाज के लिए एक नई दवा मिल सकती है जो पहले से अवेलेबल है और जिसे रीपर्पोज किया जा सकता है। अगली वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मेलियोडोसिस एक छुपी हुई बैक्टीरियल बीमारी है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। इसके ऊपर रिसर्च सामने आई है। जब भी बात हम क्लाइमेट चेंज और इन्फेक्शियस डिसीज़ की करते हैं तो अधिकतर ध्यान वेक्टर बॉर्न डिसीज़ जैसे मलेरिया और डेंगू की तरफ जाता है, लेकिन कम पहचानी जाने वाली बैक्टीरियल बीमारी मेलियोडोसिस इस प्रकार की बीमारी भी है जो बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमोनास नाम के बैक्टीरिया से हो रही है। ये बीमारी, मतलब ये जो बैक्टीरिया है, मिट्टी और पानी में पाया जाता है और सांस लेने, जिसको इनहेलेशन बोलते हैं, पानी पीने, इंगेस्टेशन या छोटी छोटी चोटों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो ये एक बैक्टीरिया के चलते चलते ये बीमारी फैल रही है। ठीक, इतिहास और कुछ विशेषताओं की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, सन 2016 में लैंसेट की स्टडी ने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी पर हर साल लगभग 1.5 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं, जिसमें 44% केसेस साउथ एशिया, मतलब इसमें भारत भी आ जाता है, इधर वाले एरिया से। इस बीमारी का सबसे बड़ा समस्या ये है कि इसके लक्षण बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें छोटी त्वचा संक्रमण से लेकर के गंभीर निमोनिया और सेप्सिस तक शामिल है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो मौत की संभावना 50% तक हो सकती है। इस बैक्टीरिया का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये लेबोरेटरी में धीरे से उगता है और अक्सर स्यूडोमोनास एरुगिनोसा जैसे आम बैक्टीरिया से गलत पहचाना जाता है। वहीं मेलियोडोसिस का इलाज बात करें, इलाज है कैसे? अन्य बैक्टीरियल बीमारियों से थोड़ा अलग होता है। पहले के जो इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स है वो दिया जाता है।
फिर 12 से 20 हफ्ते तक लंबी दवाई जैसे कि इराडिक्सन थेरेपी चलाई जाती है। पार्टिकुलरली अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इस बीमारी का और उड़ीसा का क्या रिलेशन रहा है। भारत में डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी डिसीज़, खेती बाड़ी और शराब से जुड़ी आदतें इस बीमारी को प्रभावित करती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं तो ये बीमारी जल्दी पकड़ लेती शरीर को। उड़ीसा के एम्स भुवनेश्वर में केसेस लगातार इसके बढ़ते जा रहे हैं, जो इस बीमारी की गंभीरता को दर्शा रहा है। उड़ीसा की भौगोलिक स्थिति मतलब मिट्टी और पानी से संपर्क, एक्सट्रीम वेदर इवेंट और कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से यहाँ मेलियोडोसिस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स की रिसर्च सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है 2015 से 2023 तक 144 केसेस का अध्ययन किया गया था। ठीक है, 144 का अध्ययन किया गया और 9 सालों में मौसम के डाटा का विश्लेषण किया गया। टेम्परेचर, बारिश, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन जैसे फैक्टर का एनालिसिस किया गया ताकि बैक्टीरिया के जीवित रहने और फैलने के अनुकूल स्थिति का हम पता लगा सकें। उड़ीसा के एक डिसीज रिस्क में भी बनाया गया है जिसमें 10 किलोमीटर के ग्रिड्स में एनालिसिस किया गया था। क्या इससे पता चला था? मॉनसून और पोस्ट मॉनसून पीरियड में केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब बारिश के समय में इस प्रकार के केसेस हमको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कटक, बालासुर, खोर्धा और जाजपुर में सबसे ज़्यादा मेलियोडोसिस होने की संभावना है। ये जगह उड़ीसा की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी आती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट और बदलती बारिश की धारणा है इस बीमारी के फैलने में योगदान कर रही है। वहीं यदि हम बात करें अर्बनाइजेशन है, खराब सैनिटेशन है, ये भी इन्फेक्शन के एक्सपोजर को बढ़ा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए क्या सीख मिल सकती है। क्लाइमेट ड्रिवन डिसीज मॉडलिंग एक नए तरीके का अप्रोच हो सकता है जो सिर्फ मेलियोडोसिस ही नहीं बल्कि अन्य एनवायरमेंटल बेस्ड डिसीज़ के लिए भी उपयोगी हो सकता है। अगर हम क्लाइमेट और वेदर के डाटा को हेल्थ प्लानिंग के साथ शामिल करें तो हम आउटब्रेक का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। उड़ीसा का ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक वैल्यूएबल एग्जाम्पल सिद्ध हो सकता है ताकि नए हेल्थ रिस्क से निपटने की तैयारी हम कर सकें। ये रिसर्च दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ मौसम का ही नहीं बल्कि हमारी सेहत के ऊपर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। साइंस की अगली जो न्यूज़ यहाँ पर आई है ये हाईलाइट करती है ग्रासलैंड रेस्टोरेशन के कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स को। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर बताती है, जैसे घास के मैदान कहीं पर से गायब हो गए हैं, फिर से हम उनको रिस्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिनेटर्स हैं वो जब तक आएंगे नहीं तब तक घासों में भी कहना चाहिए प्रजनन नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनेटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना, जिसके माध्यम से परागण की प्रक्रिया होती है और पौधों में जन्म देने की प्रोसेस होती है। अब बोला जा रहा है कि जो प्लांट डाइवर्सिटी होती है ये इसको आप रिकवर कर सकते हैं नियर नेचुरल लेवल विद इन 75 ईयर्स। आने वाले 75 साल में यहाँ पर प्लांट की डाइवर्सिटी को आप रिकवर कर लिए, लेकिन जो पॉलिनेटर की कमिटीज़ है वो पूरी तरह से अभी रीइस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है, कौन सा फूल पसंद है, कौन से पौधे पसंद है, कौन सा घास पसंद है, उनका अलग अपना स्पेशलाइजेशन रहता है। आखिर ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं ये लंबा टाइम क्यों ले रहे हैं रिटर्न होने में? पहले नंबर की बात यह है स्पेशलाइज्ड पॉलिनेटर्स आर स्लो टू रिकोलोनाइज। ऐसी जो मधुमक्खियाँ होती हैं स्पेशल टाइप की, ये इतने जल्दी से अपनी आप को रिकोलोनाइज नहीं करती हैं। जो एंशिएंट ग्रासलैंड हुआ करते थे वहाँ पर हमें कुछ ऐसे पॉलिनेटर्स देखने को मिले जो कि हाईली अडैप्टेड थे स्पेसिफिक प्लांट के लिए।
अब इसके बाद हमने उस ग्रासलैंड को, घास के मैदान को फिर से रिस्टोर कर दिया है। इससे क्या हुआ, ये जो स्पेशलिस्ट किस्म की मधुमक्खियां हैं वो अब नहीं आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है, लोअर पॉलिनेशन का सक्सेस जो है उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कम्युनिटी शिफ्ट टेक टाइम, परागणकर्ता समुदाय धीरे धीरे बदलता है। जैसे जैसे घास के मैदान पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे ही जो स्पेशलाइज्ड किस्म की मधुमक्खी हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। हालांकि 75 साल भी प्राचीन घास के मैदानों की तुलना में परागणकर्ता उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं। रिस्टोरेशन एक लंबी प्रक्रिया है, केवल पौधों को वापस लाना पर्याप्त नहीं है, पूरे जो पॉलिनाइजेशन सिस्टम है उसको बहाल करना जरूरी हो जाता है। तो जो सक्रिय संरक्षण उपाय हैं उनकी यदि हम चर्चा कर लें, कुछ मामलों में इनको फिर से स्थापित करना, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें, एफर्ट्स लाइक इंट्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड पॉलिनेटर कुड स्पीड अप रिकवरी, और इससे हो सकता है कि हमारे जो घास के मैदान है शायद वो और भी ज़्यादा रिकवर हो जाएं। इसलिए पॉलिनेटर्स कितने महत्वपूर्ण हैं वो हमें यहाँ पर इस आर्टिकल के माध्यम से पता चलता है। ये रिसर्च अंडरस्कोर करती है कि भाई जो बायोडाइवर्सिटी रेस्टोरेशन है वो न केवल पौधों को लगाने तक ही सीमित रखना है, बल्कि इसका मतलब ये है हमें समझना है कि कितना कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है प्लांट और उनके पॉलिनेटर्स के बीच में। अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये एपिक नंबर से जुड़ी हुई है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो एपिक नंबर है वो न्यूज़ में रहा है, ठीक है। इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि हमको ये देखने को मिला है कि एक व्यक्ति को या तो दो नंबर दे दिए गए हैं या तो दो लोगों का एक सा ही वोटर आईडी नंबर है। इससे क्या होता है, एक एरिया और दूसरे एरिया में रहने वाला व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति ने वोट डाल दिया है, दूसरा वाला आएगा, ये आईडी दिखाएगा और वो भी वोट डाल देगा। इस प्रकार से डुप्लीकेशन होता है और चुनाव में धांधली होती है। अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, इन्होंने केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव और UIDAI के CEO के साथ एक बैठक बुलाई है और उन्होंने बोला है हम एक काम करते हैं, वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं ताकि फर्जीवाड़ा नहीं होगा। लेकिन विपक्षी दल लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में हेरफेर बीजेपी ने करी है। विभिन्न राज्यों में एक ही एपिक वोटर आईडी नंबर दोबारा जारी किए गए हैं। जो एपिक नंबर होता है ये अपने आप में एक खास नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी यदि वोटर आईडी बनी होगी तो उसमें 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर आपको मिला होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में जब चुनाव चल रहे थे तो उस समय में भी कांग्रेस ने यही आरोप लगाई थी बीजेपी के ऊपर। चुनाव आयोग ने बचाव किया है सरकार का। उन्होंने बोला है ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलती मैनुअली एरर की वजह से हुई है, खासकर एरोनेट डिजिटल सिस्टम लागू होने से पहले। चुनाव आयोग ने 3 महीने के अंदर इस समस्या को हल करने का वादा किया है। अब वोटर आईडी को आप लिंक करने की बात कह रहे हैं तो पहले भी लिंक करने की बातचीत हुई है। जैसे 2015 में चुनाव आयोग ने NERAP लॉन्च किया था, प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। सिर्फ 3 महीने में 3 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स के आधार कार्ड को लिंक किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बोला कि केवल कल्याणकारी योजनाओं और पैन कार्ड के लिए ही आप इसको अनिवार्य करिए, नहीं तो हर जगह आप इसको मत यूज़ करिए। फिर प्रोग्राम रोक दिया गया। वर्तमान स्थिति यदि हम की बात करें तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है आधार और वोटर आईडी को लिंक करना पूरी तरह से वॉलंटरी है। आपका मन है तो करवाइए, नहीं करवाना तो मत करवाइए। यदि कोई व्यक्ति आधार लिंक नहीं करता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाएंगे। 2021 में एक कानून आया था जिसके अंतर्गत चुनाव अधिकारियों को आधार नंबर मांगने का अधिकार दिया गया, लेकिन ये वॉलंटरी बेस्ड रहेगा।
अगली वाली साइंस की जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये केरल के तिरुवनंतपुरम ज़िले में एक रिसर्च हुई है। यहाँ पर जो अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी डेंस यहाँ पर हमको घनी झाड़ी की एक नई प्रजाति की पहचान हुई है। ये जो झाड़ी जिसको स्रब बोलते हैं इंग्लिश में, हल्के बैंगनी रंग के फूल देती है और इसे उनियाला केरलेनेसिस नाम दिया गया है। इसकी जो पुष्टि हुई है 27 साल के बाद हुई है। देखिए, इस पौधे का जो पहला नमूना था ना 1998 में 2 शोधकर्ताओं ES संतोष कुमार और SM शरीफ द्वारा जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पलेडो में एक क्षेत्रीय खोज के दौरान इकट्ठा किया गया था। इसके बाद अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अलग अलग हिस्से में इसके और भी नमूने मिले। पहले इस झाड़ी को वर्नोनिया मल्टीब्रैक्टेटा प्रजाति का माना जाता था, लेकिन बाद में उनियाला को एक अलग जीनस के रूप में हमने डिवाइड कर दिए हैं। हालिया शोध में ये पता चला है कि ये जो प्रजाति है उनियाला जीनस की अन्य प्रजातियों से थोड़ी अलग है, इसलिए इसे एक नई प्रजाति के रूप में हम मान रहे हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये 1 से 3 मीटर तक ऊंची श्रब्स है, मतलब 1 से 3 मीटर ऊंचाई इन पौधों की रहती है। इसमें आकर्षक हल्के बैंगनी रंग के फूल होते हैं और इसकी जो पत्ती हैं अन्य जो उनियाला प्रजातियां हैं उससे थोड़ी बड़ी होती हैं एंड इसमें लेटरल वेनिस होती हैं, जिसको बोलते हैं कर्म पार्श्व शिराएं। इसके फूल और फल जो है अगस्त से अप्रैल के बीच में आते हैं। वहीं यदि हम इसके विस्तार और संरक्षण की स्थिति की बात करें तो देखिए, ये पौधा मुख्य रूप से अगस्थ्यमला बायोस्फीयर रिजर्व की पश्चिमी पहाड़ी ढालों में पाया जाता है। 700 से लेकर के 1400 मीटर की हाइट पर यह उगता है। वर्तमान में लगभग 5000 पौधे 4 अलग अलग सब पॉपुलेशन में फैले हुए हैं, जो कि 250 वर्ग किलोमीटर में मौजूद है। IUCN रेड लिस्ट 2024 के अनुसार उनियाला केरलेंसिस को डाटा डिफिशिएंट की श्रेणी में रखा गया है, मतलब इसकी स्थिति को लेकर के अभी और भी ज़्यादा शोध होना बाकी है। उनियाला जीनस की पहचान, ये जीनस प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक BP उनियाल के नाम पर रखा गया है। दक्षिण भारत और श्रीलंका में इस जीनस की कुल 11 प्रजाति हैं। ठीक है।